पिछली रात को इब्लिस ने का योंग को जो किस किया था, उसके बाद वो उसकी ऐसे दीवानी हुई कि इब्लिस के पीछे ही पड़ जाती है। वो चाहती है कि इब्लिस उसको किस करता ही रहे, दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, उसे बस अब किस की जरूरत है। इन सब से इब्लिस का जीना हराम हो जाता है और वो अपना पीछा छुड़ाने के लिए का योंग को झूठ बोलता है कि किस करने के लिए बारिश और दारू का होना जरूरी है, तभी इन सब की बढ़िया फीलिंग आती है। ऐसा कहने से का योंग मान जाती है और बारिश का इंतजार करने लगती है। बैंक में कूफा ग्योंग का योंग की बढ़िया लाइफ से परेशान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि का योंग इतनी अमीर कैसे है, उसे भी उसके जितना ही अमीर बनना है। उधर सरपंच के पड़ोस वाले विला में एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप के साथ रहने आता है, जो काफी रहस्यमयी था। इब्लिस नोटिस करता है कि का योंग काफी अजीब हरकतें कर रही है और वो किस करवाने के लिए मरी जा रही है। और बारिश कब होगी, बढ़िया मजा कौन सी दारू पीने में आता है, वो ये सब पैतरे लगाने में जुटी रहती है। और सईद इब्लिस को दांत साफ करवाने का सुझाव देता है, क्योंकि अगर उसके मुंह से बदबू आएगी तो उसको कोई भी लड़की अपने करीब नहीं आने देगी। इब्लिस अपने दांतों को साफ करवाने के लिए क्लिनिक जाता है और मिंजी से उसकी जान पहचान हो जाती है, क्योंकि ई फुल्ली के चर्चे हर जगह पर हैं। मिंजी का योंग को समझाती है कि वो ई फुल्ली से थोड़ी सावधान रहे, क्योंकि ई फुल्ली उसे कुछ ठीक नहीं लगा। ई फुल्ली कहता है कि वो गेम में हारे हुए का योंग के सारे पैसे लौटा देगा, मगर का योंग को यकीन नहीं है कि वो कभी जीत भी पाएगा, और इसी बहाने वो ई फुल्ली को धो डालती है। इसके बाद एक फेस्टिवल लगाया जाता है जिसमें सब लोग अपने अपने काम कर रहे होते हैं। इब्लिस नानी के साथ वहां पर घूम रहा था कि तभी एक चोर आकर उसकी जेब काट लेता है, लेकिन जब चोर ने देखा तो वो पैसे नहीं थे, बल्कि वो हेयर पिन था जो का योंग ने उसको दिया था। वो चोर एक दूसरे गांव से अपने ग्रुप में उस फेस्टिवल में चोरी करने आया था, और यही बात वहाँ के लोकल चोरों को पसंद नहीं आती और इसी बात पर उनकी लड़ाई छिड़ जाती है। हेयर पिन को ढूंढते हुए इब्लिस वहाँ पर आ जाता है और उनके मजे लेने लगता है। रात को फायरवर्क्स होता है, लेकिन का योंग उसको देखने नहीं जाती और इसी बात का फायदा उठाकर वो फरिश्ता का योंग से बात करने आता है। का योंग समझ जाती है कि वो एक मौत का फरिश्ता है और वो जिसके पास भी जाता है उसकी मौत हो जाती है, और फिलहाल मौत का फरिश्ता उसी के ऊपर नजर रख रहा है, क्योंकि उसने अभी तक जितनी बिल्डिंगें खरीदी हैं वो का योंग के आसपास ही हैं, जिस पर फरिश्ता कहता है कि वो उसको अपना दोस्त समझ सकती है, क्योंकि वो उस मौके की तलाश में है जब इब्लिस उसके सामने अपना सिर झुकाएगा और फरिश्ता उसकी गर्दन काट देगा। हालांकि का योंग उसका प्रपोजल ठुकराकर उसे भगा देती है। इस बात से फरिश्ते की ईगो हर्ट हो जाती है। फिर लेट नाइट को जब इब्लिस गेम खेल रहा होता है तो मिंजी आकर उसको एक कैफे में ले जाती है, जहां पर वो ई फुल्ली को कहती है कि का योंग के साथ वो कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे, क्योंकि वो उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा उसके पास खड़ी है। वहां पर मिंजी दारू पीती है और उसको चढ़ जाती है और वो बिना बिल दिए ही वहां से चली जाती है। लेकिन इब्लिस के पास पैसे नहीं होते, तो वहाँ की ओनर उसको पुलिस में दे देती है। जैसे तैसे करके का योंग उसको छुड़ा कर लाती है और उसे धमकाती है कि पैसे नहीं थे तो ई फुल्ली कैफे में क्यों गया, और पुलिस स्टेशन में मदद के लिए उसने अपने भाइयों को क्यों नहीं बुलाया। जिस पर इब्लिस उसको समझाता है कि वो उसका भाई जरूर है, लेकिन वो दोनों आपस में दुश्मन हैं, क्योंकि ऊपर वाले के ऑर्डर पर उसका भाई फरिश्तों की टीम को लीड करता है और सभी घमंडी जीनियों को खत्म करता है जो अपने आप को ऊपर वाले से बेहतर समझने लगे थे। उनमें से काफी जीनी खत्म हो गए, बस एक दो को छोड़कर, और इब्लिस को नरक में 1000 सालों के लिए कैद कर दिया गया। इसके बाद हम सुपरमार्केट वाली लेडी को देखते हैं जो अपने एम्प्लॉयज पर हुकूमत चला रही होती है। इन सब से परेशान होकर एक एम्प्लॉय नौकरी छोड़ देती है और उसको भला बुरा कहकर वहां से भाग जाती है। अपनी बुराई सुनकर
देखकर उसे काफी दुख होता है और वो इब्लिस को बोलती है कि उसने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ और सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, इसलिए अब वो अपनी दूसरी विश मांगती है। उसे लगता है कि इस उम्र में उसका मैनेजर बनना ठीक नहीं है, इसलिए वो 20 साल पहले समय में पीछे चली जाती है और वहां पर मैनेजर बन जाती है। उसे लगता है कि अब उसको वो इज्जत मिलेगी जिसकी उसे ख्वाहिश है। फिर हम उसी रहस्यमयी लड़के को देखते हैं जो उस विला में रुकने के लिए आया हुआ था और उसने किसी को बंदी बनाया हुआ है। उधर समय में पीछे गया हुआ इब्लिस एक बार का योंग के घर की तरफ रुख मोड़ता है और जाकर देखता है कि का योंग तो पहले के जैसे ही काफी ज्यादा गुस्से वाली और साइकोपैथ है और वहीं पर वो छोटी का योंग उसका सिर फोड़ देती है। पिटने के बाद इब्लिस प्रेजेंट में आता है तो बारिश होने लगती है। उसे पता है कि का योंग बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रही है और अब वो उसे ढूंढने के लिए आएगी क्योंकि उसे किस भी तो करना है। का योंग जल्दी से शराब लेकर इब्लिस को ढूंढने लगती है लेकिन वो गधा उसे कहीं नहीं मिलता और इसी चक्कर में सारी बारिश यूं ही निकल जाती है। बारिश खत्म होने के बाद इब्लिस उसके सामने आता है तो का योंग उसको धमकाने लगती है क्योंकि उसने किस वाले मूड की माँ बहन कर दी, मगर उल्टा इब्लिस ही उस पर इल्जाम लगाने लगता है कि वो तो उसे ढूंढ ही रहा था मगर का योंग दूसरे लड़के के साथ बैठकर दारू पी रही थी। तभी वहां पर वो कुत्ता आ जाता है और का योंग पर भौंकने लगता है। परेशान होकर का योंग वहां से चली जाती है और मौका देखकर इब्लिस सईद को बुलाता है और उसकी मदद से कुत्ते को समझाता है कि वो का योंग पर कभी ना भौंके और उसके बदले में इब्लिस उसकी 3 ख्वाहिशों को पूरा करेगा। कुत्ता एक अमीर जेंटलमैन आदमी बन जाता है जिस पर बहुत सी लड़कियां फिदा होने लगती हैं, मगर इतना कुछ होने के बाद भी उसकी हरकतें कुत्तों जैसी ही रहती हैं। नानी को का योंग की लिखी हुई किताब मिल जाती है जिसमें वो उस मैजिकल पेन का यूज करती है तो का योंग उसे सेफ रखने के लिए इब्लिस के चिराग का इस्तेमाल करती है ताकि आगे से उसकी किताब और किसी के हाथ में ना लगे। का योंग को चिराग के अंदर काफी बोरियत महसूस होती है, इसलिए वो अपना बनाया फर्नीचर वहां पर रखकर उसे रहने लायक बना देती है। का योंग कहती है कि अगर उसे फरिश्ते के हाथों अपनी गर्दन नहीं कटवानी है तो नानी के मरते ही वो उसे जल्दी ही मार दे क्योंकि वो इस दुनिया में रहकर किसी का भला नहीं कर सकती। बाहर वापस से बारिश होने लगती है तो का योंग दारू लेने चली जाती है, मगर तभी उसे नानी से पता चलता है कि उनके पड़ोस में एक आदमी मर गया है जिसने का योंग को कुछ काम भी सिखाया था। वो दुख जाहिर करने के लिए उनके फ्यूनरल पर जाते हैं जहां पर नानी दुख में रोने लगती है। वो बताती है कि अगर उनको कुछ हो गया तो का योंग उनको कैसे संभालेगी क्योंकि आजकल के बच्चे अपने बुजुर्गों की सेवा करने में कतराते हैं। इस बात से का योंग को काफी दुख होता है और उसे एहसास होता है कि नानी एक लंबी जिंदगी जीना चाहती है मगर बुढ़ापे की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं है और इसी बात को बदलने के लिए का योंग इब्लिस से अपनी दूसरी विश मांगती है कि वो नानी को उसी की उम्र जैसी जवान और एक खूबसूरत लड़की बना दे। एक तरह से बोले तो का योंग नानी की उम्र को रिवर्स करवाना चाहती है। ये सुनकर इब्लिस की हैरानी का ठिकाना नहीं होता क्योंकि अभी तक का योंग ने जितनी भी इच्छाएं मांगी हैं वो सभी दूसरों के लिए ही हैं, जबकि उसका टारगेट था कि वो का योंग को मतलबी और बुरा बना दे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आएगा तो मैं आपके लिए इसके आगे की स्टोरी को भी कंटिन्यू रखूंगा।